4 मीटर तक लंबी थी। उस दौर में लंबी दाढ़ी रखना इंसान की शान शौकत और अजमत की नुमाइंदगी करता था। ये शख्स अपनी दाढ़ी को रोल करके एक पाउच में रखता था, मगर सन 1560 में जब शहर में आग लग गई और तकलीफ की शिद्दत से सब लोग इधर उधर भागने लगे, तो अफरा तफरी के आलम में इस शख्स ने अपनी दाढ़ी खुली ही छोड़ दी और भागते वक्त इसकी दाढ़ी इसके पांव तले आ गई, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गया। अब जमीन पर गिरते ही इसके गर्दन की हड्डी टूट गई और इसकी मौत वाक़ई हो गई। सुनने में ये कहानी काफी अजीब लगती है, मगर तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक और उनके गांव बरनाओ आम इन में इस शख्स की दाढ़ी का एक हिस्सा आज भी म्यूजियम में महफूज है। दोस्तों, सन 1960 के दौरान एक स्पेनिश न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जोस डेलगाडो ने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे तजर्बे पर काम किया जो साइंस और अखलाकियात दोनों के लिए बहस मुबाहसे का बाइस बना। ये शख्स दिमाग को कंट्रोल करने और इंसानों की फ्री विल पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा था, जो उस वक्त एक इनकलाबी और खौफनाक तस्वर था। इस शख्स की सबसे बड़ी ईजाद एक छोटी सी स्टिमोसीवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। ये बराह रास्त दिमाग के अंदर नस्ब की जाती थी। ये डिवाइस दिमाग के मखसूस हिस्सों को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करने की अहलियत रखती थी, जो इमोशंस, मूवमेंट और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता था। डेलगाडो का एक सबसे ड्रामाई और वेल डॉक्यूमेंटेड तजर्बा यह था जब उसने एक बुल के दिमाग में स्टिमोसीवर को नस्ब किया। जब बुल ने उसे मारने की कोशिश की तो इस शख्स ने एक रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके इस बुल के जारहाना रवैये को रोक दिया और ये बराह रास्त मुजाहिरा साइंसी पेशरफ्त और अखलाकियात बैक वक्त दोनों का सिंबल बन गया। इस शख्स के इस तजर्बे ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या किसी के दिमाग और माइंड विल को कंट्रोल करना अच्छा अमल है, क्योंकि एक तरफ तो ये रिसर्च लोगों की दिमागी सेहत के लिए मुफीद हो सकती थी, लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ ये आमिराना हुकूमत और गलत इस्तेमाल के लिए एक हथियार भी साबित हो सकती थी। आज इस शख्स का नाम न्यूरोसाइंसिस के मैदान में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। वस्ती अमेरिका के होंडुरास में एक शहर है जिसका नाम योरो है। अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग पिछले 100 साल से अजीबो गरीब कुदरती मजाहिर का सामना कर रहे हैं, जिसे द इलुविया डी पेसेस कहा जाता है, जिसका मतलब है मछलियों की बारिश। हर साल यहाँ मई और जुलाई के दरमियान इस इलाके में जब बहुत बड़ा तूफान आता है तो इस तूफान के बाद वहाँ के मकामी लोगों को जमीन पर छोटी छोटी जिंदा मछलियां तड़पती हुई मिलती हैं। लोग फौरन ही बाल्टी लेकर मछलियां जमा करना शुरू कर देते हैं और इसका खाना बनाते हैं। इस वाकये को कई बार साइंसदानों और न्यूज चैनल्स ने भी रिकॉर्ड किया। सन 1970 में नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने मछलियों की इस बारिश पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। यहाँ के मकामी लोग ये मानते हैं कि उनके खुदा का कोई करिश्मा है और उनका ये कहना है कि सन 1800 में एक स्पेनिश प्रीस्ट फादर जिसका नाम जोस मैनुएल सोबेराना था, उसने दुआ की कि गरीब लोगों के पास खाना हो, और उस वक्त से मछलियों की बारिश होती आ रही है। आज भी योरो में हर साल रेन ऑफ फिश फेस्टिवल मनाया जाता है। लोग इसको एक रहमत के तौर पर मानते हैं। सन 1938 में एक चाइनीज प्रोफेसर चीपू टी एक पहाड़ पर आसार कदीमा की बाकियात तलाश कर रहे थे। उन्होंने वहां पर बहुत से कदीम गार दरियाफ्त किए। वहां पर उनको बहुत छोटे कद के स्केलेटन्स भी मिले। इन ढांचों का कद सिर्फ 5.3 फुट के आसपास था। इस अमले ने इन्हीं गारों में सर्कुलर डिस्क भी दरियाफ्त की। हर डिस्क तकरीबन 1 फुट डायामीटर की थी और इन डिस्क के बिल्कुल वस्त में एक होल मौजूद था, जैसे ये डिस्क कोई ग्रामोफोन का रिकॉर्ड हो। इन डिस्क्स पर कोई अजीब जबान भी लिखी हुई थी, जैसे कोई कदीम स्क्रिप्ट लिखा हुआ हो। कहा जाता है कि एक और साइंटिस्ट डॉक्टर सोम नोम नॉय ने इन डिस्कों में लिखी हुई जबान को डिकोड करने की कोशिश की और काफी हैरानकुन दावा किया कि ये डिस्क एलियन लाइफ की एक कहानी बयान करती है। इस कहानी को डरोपा कहा गया। इस कहानी के मुताबिक हजारों साल पहले एलियंस का शिप इन पहाड़ों पर क्रैश हो गया था और वहां के मकामी कबाइल ने या तो उनको मार दिया या वापस भगा दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने डिस्क का कोई जिस्मानी सबूत पेश नहीं किया, मगर कुछ यूएफओ और रिसर्चर्स और तारीखदानों के लिए ये एक सबूत है कि माजी में ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिसे समझना नामुमकिन है। दोस्तों, ट्रैप डोर नाम की ये मकड़ी इतनी जहानत के साथ अपना शिकार करती है जिससे इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। ये मकड़ी सबसे पहले एक बिल बनाती है
और इस बिल के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन बनाती है। ये ढक्कन उस बिल के रंग जैसा ही नजर आता है। इसके बाद ये बिल में लंबे लंबे तार लगाती है। जब भी कोई कीड़ा इन तारों के पास आता है तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अंदर बैठी हुई मकड़ी को यह पता चल जाता है कि बाहर कोई कीड़ा है या फिर कोई जानवर है जो कि उस तार के साथ चिपक गया है। अगर बाहर कोई कीड़ा हो तो ये मकड़ी फौरन उसका शिकार कर लेती है। दोस्तों, सन 1920 में यूएसएस लॉस एंजलिस एक अमेरिकन एयरशिप थी। एक बहुत बड़ा गुब्बारे जैसा फ्लाइंग शिप था और हीलियम गैस से भरा हुआ होता था। सन 1927 को जब ये एयरशिप न्यू जर्सी के नेवल एयर स्टेशन के लैकहर्ट्स पर लैंड कर रही थी, अचानक ही कुछ अजीबोगरीब वाकया रूनुमा हुआ। लैंडिंग के वक्त एयरशिप के नोज को वहां पर मौजूद एक टॉवर के साथ अटैच करना पड़ा था, मगर अचानक हवा के एक जोरदार झोंके ने उसे उल्टा कर दिया। ये शिप तकरीबन 90 डिग्री एंगल पर खड़ा हो गया है। इस शिप को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा गुब्बारा आसमान की तरफ देख रहा हो। थोड़ी देर के लिए पूरा एयरशिप अपने नोज पर खड़ा रहा। अंदर बैठा हुआ सारा अमला नीचे की तरफ गिर गया क्योंकि जहाज का फ्लोर बिल्कुल झुक चुका था। यह वाकया कुछ ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि हवा का दबाव कम होने पर एयरशिप वापस नॉर्मल पोजीशन में आ गया और खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, मगर पूरी दुनिया में ये बात पब्लिश की गई। दोस्तों, जूलिया पास्ट्रोयाना नाम की ये औरत अगस्त सन 1834 को मैक्सिको में पैदा हुई। इस औरत को निहायत अजीबोगरीब 2 किस्म की बीमारियां लाहिक थीं। एक बीमारी की वजह से इसके चेहरे और जिस्म पर बहुत ज्यादा घने बाल आ गए थे और दूसरी बीमारी की वजह से इसके होंठ और मसूड़े आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मोटे हो गए थे। ये औरत इन दोनों बीमारियों की वजह से तमाम लोगों से मुख्तलिफ नजर आती थी। जूलिया ने सन 1850 के आसपास सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। ये सर्कस में बेयर वोमन के नाम से जानी जाती थी। सर्कस के हुक्काम ने लोगों में ये बात मशहूर कर दी कि ये औरत जानवर और इंसान का मिक्सचर है और इसी वजह से लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते थे। इसके जिस्म पर तहकीक की गई तो बहुत से डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हुए कि ये औरत 2 बीमारियों से लड़ रही है और इसी वजह से इसका जिस्म काफी अजीबोगरीब नजर आता है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने थियोडोर लेंट नाम के एक आदमी से शादी भी की थी और सन 1860 के आसपास उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। इस बच्चे के बारे में कहा जाता है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो बिल्कुल अपनी मां की तरह दिखता था, मगर 3 दिन बाद इस बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की मौत के 5 दिन बाद 25 मार्च सन 1860 को 25 साल की उम्र में ये औरत भी चल बसी। जूलिया अपनी 25 साल जिंदगी में हाइपरट्रिकोसिस और जिंजिवल हाइपरप्लाजिया जैसी बीमारियों से लड़ रही थी। उसकी मौत के बाद लेंट ने उसका और उसके बेटे का जिस्म मैक्सिको यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को फरोख्त कर दिया। इस प्रोफेसर ने टैक्सीडर्मी के जरिए इस औरत का जिस्म महफूज कर लिया। बहुत से रिसर्चर्स का यह कहना था कि उसके जिस्म को ममी में कन्वर्ट कर दिया गया है, मगर उसके जिस्म को पूरे तरीके से ममीफाई नहीं किया गया था। लेंट ने उसके जिस्म को दोबारा खरीद लिया और यूरोप में नुमाइश के लिए पेश करने लगा। लेंट के बारे में यह कहा जाता है कि उसे दोबारा इसी खुसूसियात वाली एक औरत मिली और उसने उससे शादी कर ली।